करिए। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून कैंप कार्यालय में मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की चर्चा। राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के दिए निर्देश। अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी के सख्त निर्देश। निर्माणों के खिलाफ रणभूमि पर उतरे सहायक अभियंता। हरबटपुर में 30 बीघा अवैध प्लांटिंग को किया ध्वस्त। ठगी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह का सख्त रुख। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने की बैठक। चयनित पुलिस उपाधीक्षक और कारागार अधीक्षक रहे मौजूद। डीजीपी ने शांति और कानून व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर डाला प्रकाश। और साइबर अपराधों को लेकर अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस। चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम पर हुई चर्चा। बुलेटिन का रुख करते हैं अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का आईएमपीसीएल के नाम से दवा फैक्ट्री। बताया जा रहा है कि सरकार इस फैक्ट्री का निजीकरण कर बेचने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा में कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएमपीसीएल की दो यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये आईएमपीसीएल हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है। 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा रही है और जितने कर्मचारी तो ये 100-150 काम करते होंगे यहाँ, ज्यादा से 500 ही मान लेते हैं, लेकिन 50,000 के करीब लोग होंगे जो अप्रत्यक्ष तरीके से, कोई आंवला जंगल से बीन करके लाता है, कोई हरड़ बीन करके लाता है, कोई और गोबर के कंडे देता है, कोई कुछ और देता है, तो वो बनती है। और सारी दुनिया में आईएमपीसीएल मोहान के नाम से जाता है, रामनगर के नाम से जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शान का सवाल हो गया। पहले हम लड़ने में चूक गए, एचएमटी गई, वो हमारी पहचान थी। इन्होंने बेची भाजपाइयों ने रानीबाग एचएमटी, और उसके बाद दूसरी हमारी आईडीपीएल ऋषिकेश थी शान, वो इन्होंने बेच दी। अब यहाँ की जमीन पर भी गिद्ध दृष्टि है कुछ गुजरात के किसी बड़े पूंजीपति की, और ये उसको बेचना चाहते हैं और इसलिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो उसके खिलाफ ये कर्मचारियों का मार्च है। मैं और मेरे साथी इनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आए हैं, जो लोग भी आए हैं, और इसमें ये सर्वपक्षीय है। मैं मेरी समझ से दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को भी इन्होंने आमंत्रित किया है और सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है। ये इनका आंदोलन। राव जी, केदारनाथ हम जीतेंगे। बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी। आप तो वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की है। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता, पैकिंग और मार्केटिंग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ा जाए। इसके साथ ही रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के जो प्रयास किए जाएं ताकि युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार सुरक्षित हो। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष आवास निर्माण कार्यों में तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला समूह की आजीविका बढ़ाने के प्रयास करें। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
और हरिद्वार से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव और उपचुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर यह बयान दिया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस करेगी ऐतिहासिक जीत दर्ज। कांग्रेस ने हरियाणा से लिया सबक। हरियाणा में कांग्रेस की हार बनेगी 2 राज्यों की जीत। देश में परिवर्तन चाहने वालों का मनोबल बढ़ाएगी कांग्रेस पार्टी। दोनों राज्य की जनता परिवर्तन के लिए करेगी वोट। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी। बद्रीनाथ और बेंगलुरु के बाद केदारनाथ में भी कांग्रेस पार्टी करेगी ऐतिहासिक जीत दर्ज। बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहती है केदारनाथ की जनता। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य उपचुनाव भी जीतेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर, और झारखंड भी जीतेंगे, उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे, और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी कांग्रेस को मिलेगा। बात नहीं, जब हार हुई है तो और जो ये 2 राज्यों की जीत है, ये जो है पूरे देश में जो लोग परिवर्तन की ताकते हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे, और ये दोनों राज्यों के लोग परिवर्तन की ताकतों का मनोबल बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर उत्तराखंड पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। साइबर अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए बागेश्वर के एसपी चंद्रशेखर घोटके की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के सभी थाना कार्यालयों में तैनात साइबर सेल में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बागेश्वर के साइबर क्राइम सेल में नियुक्त मास्टर ट्रेनर चंदन कोहली ने साइबर ठगी के मामलों के निस्तारण में आ रही समस्याओं को दूर करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही एसपी चंद्रशेखर घोटके ने वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों से हो रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, ऑनलाइन ठगी पर तत्काल कार्रवाई करने और बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए साइबर अपराधों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना है। भविष्य में भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। लाखों की ठगी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह का सख्त रुख। कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ थाना डालनवाला पर शिकायतों के आधार पर 4 मुकदमे दर्ज। एसएसपी अजय ने प्राइड गोल्ड एजुकेशन नाम की कंसल्टेंसी एजेंसी के खिलाफ जांच के दिए थे निर्देश। कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और उसके सहयोगी ने लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर की थी लाखों की धोखाधड़ी। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी एजेंसियों पर कार्रवाई करने के बाद पीड़ितों ने एसएसपी से मांगी थी सहायता। आरोपियों ने 5 व्यक्तियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऑफर लेटर, वर्क परमिट और वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ितों से ठगे थे लाखों रुपए। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं, और खासकर मैंने देखा है जो बाहर के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया, लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आके यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनके वीजा नहीं बने, और उन 4 की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। हरिद्वार जेल से फरार हुए 2 कैदियों के एक मददगार को पुलिस ने दबोच लिया है। जेल से फरार होकर कैदी पंकज और रामकुमार भेल की लेबर कॉलोनी स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर पर गए थे, जहां शूटर पंकज के मौसेरे भाई सुनील ने उन्हें कुछ पैसे और कपड़े देकर छुपाने और फरार होने में मदद की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सुनील से फरार कैदियों से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द दोनों फरार कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। जिला कारागार रोशनाबाद से फरार 2 अभियुक्त पंकज और रामकुमार
इनको प्रश्रय देने और इनको यहां से पलायन करने के जुर्म में आज सुनील पुत्र बालेश, जिनके द्वारा इनको एक पैसे भी दिया गया, साथ में इनको जो कपड़े वगैरह भी मुहैया कराए गए थे और उनको यहाँ से पलायन करने में, इनको यहाँ से बाहर भेजने में इनकी हेल्प भी की गई थी। यह जानते हुए कि ये अभी जेल से फरार हैं और पुलिस को इनकी तलाश है, इसके बावजूद इनके द्वारा ये जो कृत्य है इसमें आज इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। साथ में अन्य अभियुक्तों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके द्वारा इनको मदद दी गई है, इनको यहाँ से पलायन करने में मदद की गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पूरे जनपद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इन सभी अभियुक्तों को पकड़ लेंगे। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने बैठक की है। यह अहम बैठक डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से की गई है। बैठक में चयनित पुलिस उपाधीक्षक और कारागार अधीक्षक रहे मौजूद। बैठक में डीजीपी ने चयनित अधिकारियों से संवाद करके उनमें भरा जोश। पुलिस परिवार में किया स्वागत। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पुलिस की जनशक्ति और विभिन्न शाखा और इकाइयों के कार्यों की दी जानकारी। शांति और कानून व्यवस्था, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन से संबंधित चुनौतियों पर डाला प्रकाश। प्रशिक्षण पुलिस फोर्स का एक महत्वपूर्ण अंग, ये कहना है डीजीपी अभिनव का। जितना प्रशिक्षण से मेहनत करेंगे उतना ही फील्ड में कार्य करने में होगी आसानी। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से बनाया जाएगा कुशल। पोस्टिंग वाले स्थान की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति के बारे में जरूर ले जानकारी। फील्ड में कार्य करने और स्थानीय लोगों के साथ बनाए आपसी सामंजस्य, कार्यों में होगी आसानी। पुलिस फोर्स में पुलिस उपाधीक्षक एक महत्वपूर्ण पद के कर्तव्य का निर्वहन कर पूर्ण निष्ठा, लगन और पारदर्शिता से करेंगे कार्य। जन सहभागिता से अपराधों के नियंत्रण में दें अपना महत्वपूर्ण योगदान। और हरबरपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अवैध निर्माण पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। एमडीडीए वीसी वंशीधर तिवारी के निर्देशों को साकार करने अवैध निर्माणों के खिलाफ रणभूमि पर उतरे सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज। हरबटपुर में अंकित चौहान की 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अपर अभियंता मनवीर पवार, संजय जगूड़ी, सुपरवाइजर अमरलाल ने पुलिस बल की मौजूदगी में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की पैनी नजर, कहना है अभिषेक भारद्वाज का। प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉटिंग कार्य नहीं हुआ तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्लॉटिंग करने के लिए एमडीडीए के नियमों का करे पालन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन के चलते अग्निशमन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने अग्निशमन अधिकारी एसएस नेगी के साथ फायर स्टेशन मायापुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएफओ ने हौज, गैस सिलेंडर, डिटेक्टर फार्मिंग मैकेनिज्म, स्प्रिंकलर गैस चेक किए। निरीक्षण में संतुष्ट अभिनव त्यागी ने सभी फायर कर्मियों को त्योहार सीजन के दौरान सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। वार्षिक निरीक्षण एक प्रोसेस रहता है। अपने जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी तैयारियों का जो जायजा लेने का एक प्रोसेस है। हर 6 महीने में हर एक फायर स्टेशन का हमारा वार्षिक निरीक्षण करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टाफ के डिसिप्लिन से लेके और मशीनरी, इक्विपमेंट और उनका रख रखाव, उनकी समस्याएं सब जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है और त्यौहार का सीज़न है। दीपावली पे लोग पटाखे और अन्य वस्तुएं, दिए वगैरह लगाते हैं घर में, जिससे कि हमेशा आग का एक खतरा बना रहता है। तो उसी के संबंध में आज जितने भी हमारे आपदा के इक्विपमेंट हैं, हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे पंप हैं, हमारे स्ट्रेचर हैं, हमारे एससीबी सेट हैं, उन सभी की आज उन सभी को चलवा के देखा गया, उन सभी को पहनाया गया और देखा गया कि कितना जल्दी इनका रेस्पॉन्स है उस चीज़ में। और ज़्यादातर चीज़ें ठीक पाई गई, कुछ 1-2 कमियाँ थी जिनको सुधारने के लिए कहा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिपार्टमेंट जो हमारा फायर स्टेशन मायापुर है, वो जल्दी ही उस चीज़ को ठीक करके और 100% एफिशिएंट बने। और उत्तरकाशी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने एक अहम बैठक की है।
डीएम ने पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ की बैठक। डीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर करे पूरा। निर्माणाधीन योजनाओं में लाए तेजी। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्टाफ और संसाधनों की करे तैनाती। प्रत्येक योजना की प्रगति पर अधीक्षक अभियंता और अधिशासी अभियंता निरंतर रखे निगरानी। डीएम ने अभियंताओं को निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करने के दिए निर्देश। मोरी और नौगांव विकासखंड में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर दिया जाए विशेष ध्यान, यह कहना है डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट का। पूर्ण हो चुकी सभी योजनाओं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए नियमानुसार थर्ड पार्टी जांच की करे प्रक्रिया। पेयजल निगम और जल संस्थान के अधीक्षक अभियंताओं जिले में कैंप पर कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति में लाए सुधार। वन भूमि की स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों का तत्परता से करे निस्तारण। योजनाओं के निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार करे प्रयास। जल जीवन मिशन के तहत विकास खंडवार प्रगति की विस्तार से होगी समीक्षा। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कसी कमर। इसी के साथ अन्य दल भी हुए सक्रिय। 20 नवंबर को होगा केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव और 23 नवंबर को होगी मतगणना। बीजेपी से पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मिल सकता है टिकट, सूत्रों का दावा। कांग्रेस जल्द ही घोषित करेगी प्रत्याशी। कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य दलों ने किया अपनी जीत का दावा। विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी केदारनाथ सीट। बीजेपी कांग्रेस के कई नेता जता रहे हैं अपनी दावेदारी। कई नेताओं की साख दांव पर बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना केदारनाथ उपचुनाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य दलों ने अपनी कमर कस ली है। 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। बीजेपी से पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मिल सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस जल्द ही घोषित करेगी प्रत्याशी। कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य दलों ने किया अपनी जीत का दावा। विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी कांग्रेस के कई नेता जता रहे हैं अपनी दावेदारी। कई नेताओं की दाव यहां पर साख पर लगती नजर आएगी। बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना केदारनाथ उपचुनाव। आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। कल ही जिस तरह से जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई थी, उसी के साथ ही केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख भी तय कर दी गई थी। 20 नवंबर को उपचुनाव यहां पर होना है। तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। अब बाबा केदारनाथ अपना आशीर्वाद किसे देंगे तो देखने वाली बात है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। क्या लगता है कौन टिकट की दौड़ में आगे है? आप संदीप कहें तो केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 22 नवंबर को चुनाव होंगे। खाली हम केदारनाथ की ना बात करें और हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ केदारनाथ में उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 को मतगणना होनी है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। क्योंकि अगर हम कहें अभी उपचुनाव यहाँ पर हुए थे, बद्रीनाथ की बात करें, मंगलौर की चुनाव की बात करें, वहां तो हमेशा से यही रहा है कि मंगलौर में कांग्रेस या अन्य दल जीतने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक वहां जीत दर्ज नहीं करा पाई। लेकिन बद्रीनाथ एक ऐसा था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं लगी। और अब केदारनाथ सीट के लिए है, जहां एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा तक बना दी है। वही हम बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने से पहले से ही लगातार यहाँ पर सभी मंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटियां लगा दी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर अभी पहुंचे थे, कई घोषणाएं की गई हैं। तो एक प्रतिष्ठा का जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां भी स्थिति यही दिखाई दे रही है। और हम जो आशा नौटियाल है, महिला मोर्चे की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि आशा नौटियाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। अभी कहना तो बड़ा नहीं है, पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हो सकती है। और कांग्रेस ने अभी कुछ खोला नहीं है, देखें क्या होता है। दोनों के जब प्रत्याशी आएंगे तो चल जाएगा। पर अगर हम केदारनाथ सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही सीधा मुकाबला होता है। और लगभग 90,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें लगभग 44-45 हजार पुरुष हैं और 45,000 से लगभग
यहाँ पर अगर हम कहें तो महिला मतदाता है। तो कुल मिला के कहें यहाँ पर जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य वोटर भी कहें तो लगभग 3000 से अधिक यहाँ सर्विस वोटर भी हैं, पुरुष मतदाता भी हैं। तो कुल मिला के कहें दोनों पार्टियों के लिए इसका प्रतिष्ठा का यहाँ चुनाव बन गया है। अब यही देखना है, दोनों पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले की जीत हमारी है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठा इसलिए भी है, सरकार भी है और केदारनाथ जहाँ धाम है जब वहां से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार जीत दावी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिला के दोनों यहाँ पर दावा कर रहे हैं। और यहाँ पहले कहें तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रत्याशी थी शैला रानी रावत, जो एक बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था, उसके बाद सीट यहाँ पर खाली हुई है। अब यही देखना है, दोनों दावा कर रहे हैं अब किसको यहाँ पर सफलता मिलती है। तो कुल मिला के कहें दोनों पार्टियों के लिए केदारनाथ उपचुनाव एक प्रतिष्ठा का कहें तो चुनाव बन गया है। यही देखते हैं कि 23 नवंबर को जब यहाँ पर मतगणना होगी तो कौन किसकी बाजी मारता है और किसके दावे सही साबित होते हैं। कमल, उपचुनाव को लेकर एक बात हमेशा से ये भी कही जाती रही है कि जिस सीट पर उपचुनाव होते हैं और जिस राज्य की सीट पर उपचुनाव होते हैं वहां जिस राज्य में जो सरकार होती है मोस्टली जो है जो फेवर है उसी सरकार के पार्टी के फेवर में जाता है, सीट वही पार्टी निकालती है। लेकिन अगर पिछले 2 उपचुनावों की बात हम देखें तो बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनौती होने वाली है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा का इफेक्ट जो है वो यहां उपचुनाव पे देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर कहें संदीप, जहां लगातार हम हर मीडिया चैनल में कांग्रेस की सरकार अगर कांग्रेस की थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ऐसी क्या गलती हुई, क्या आपस में टकराव हुआ, क्या गुटबाजियां हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर तीसरी बार वहां सरकार करी है। इससे कहीं ना कहीं मनोबल तो बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का और हम देख भी रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये दोनों पार्टियों के लिए, खासकर पुष्कर सिंह धामी जो के मुख्यमंत्री, उनके लिए प्रतिष्ठा साथ का सवाल है। अब वही देखना है किसको करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी पहले से सदस्य की यहाँ पर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, सभी मंत्री को ड्यूटियां लगा दी हैं। यहाँ पर लगातार से मुख्यमंत्री भी गए थे, कहीं घोषणा भी है, कई चीजें हुई हैं, तो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो वही अब देखना है कि क्या किसकी बांधती है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी लगातार वहां की तैयारियों के लिए अभी तक जुट भी गया। और अगर कहें तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए 173 बूथ यहाँ पर बनाए जाते हैं और लगभग 37 महीनों को भी मिक्स किया जाता है। तो कुल मिला के कहें इलेक्शन कमीशन भी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तरह से इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और वही अब यही देखना है जो केदारनाथ सीट है, जो प्रतिष्ठा का सवाल बनेगी, यहाँ कौन बाजी मारता है, विपक्ष मारता है या सत्ताधारी पार्टी बांधी है। क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए वहां पर कहें तो मंगलोर और बद्रीनाथ में भाजपा को शिकस्त मिली थी, कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अब वही देखना है कि क्या स्थिति बनती है। भले ही दोनों पार्टियों के बड़ी बड़ी नेता लगातार दावा कर रहे हैं, अब यही देखना है कि जब 23 तारीख को जब यहाँ पर मतगणना होगी किसको यहाँ पर सफलता मिलती है और किसकी साख, कौन सी पार्टी अपनी साख बचा पाएगी। कमल, अगर टक्कर की करें तो क्या लगता है कि टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में भी होगी या फिर जो है कोई तीसरी पार्टी चुनौती दे सकती है? मतलब कहने मतलब सीधा मुकाबला ये आमने सामने का हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख सकता है? अभी तो ये कहना, और हमने क्या देखा जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं अभी तक, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की यहाँ सीधा टक्कर है। और अगर कहें तो अब तक यहाँ पर 3 बार तो भाजपा और 2 बार कांग्रेस ने यहाँ पर अभी तक विजय हासिल की है। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो पिछले 5 चुनाव हुए, 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार जो है कांग्रेस ने यहाँ पर विजय हासिल करी है। तो कुल मिला के अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। जहाँ निर्दलीय या फिर अन्य यूपीडी या लोकल पार्टी को खड़ा होकर कोई खास असर नहीं दिखाई देगा। मैंने कहा ना, पिछले चुनाव में 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस की जीती है, कोई अन्य दल का जीत नहीं पाया। अब ये है कि कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत किसी पार्टी को डेंट मार दे, वो बात अलग है। पर यहाँ पर जो सीधी टक्कर होगी वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में होगी। बात अगर चुनाव प्रचार की करें तो क्या लगता है कि क्या पार्टी के दिग्गज पहुंचने वाले हैं और किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा चुनाव से पहले भी? क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा वोटरों को रुझाने में कामयाब रहते हैं, झुकाव उन्हीं की तरफ देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना कि ये सबसे बड़ी बात ये भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ऐसी छोड़ेगा जो लगाने के कि ये सीट विपक्ष के खाते में नहीं जानी चाहिए। और क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा सीट है जो धार्मिक से भी जुड़ी हुई है और एक आस्था का प्रसंग भी यहाँ पर है।
तो वही अब देखना है कि क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। दोनों पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं और अब जब ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी, दोनों पार्टियों के यहाँ पर प्रत्याशी घोषित होंगे, अन्य दलों के प्रत्याशी घोषित होंगे, तो सारी पिक्चर निकल के आएगी। पर कुल मिला के कहें कि दोनों पार्टियां यहाँ पर अपनी जो दावा कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ काफी समय से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी और युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में कूद पड़ी है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।